अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो लाचारी खत्म करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। अवाइल उम्री के दिन भी क्या दिन होते हैं, बेफिक्री ऐसी कि किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती और सोचने लगे तो सोचते चले जाएं। ये सोच भी होती है कि ये दिन इतनी जल्दी क्यों गुजर जाते हैं। इस उम्र में लड़के लड़कियां खेलते कूदते पढ़ते लिखते दोस्त बनाते और उन्हें हमेशा तक याद रखने के वादे करते हैं, मगर वक्त का पहिया इस तेजी से घूमता और इंसानों को चक्कर देता है कि हाल माजी को पीछे छोड़ने और मुस्तकबिल को पकड़ने में भागा चला जाता है। और जब हालात की समझ आने लगती है, कुछ बनकर बाहर निकलते हैं, अपना और अपने अतराफ का जायजा लेते हैं, तो पुलों के नीचे से ढेरों पानी गुजर चुका होता है और हम इंसान जिंदगी के बखेड़ों में उलझे अपने ताने बाने बुनते और दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। जिंदगी कब किसी को पीछे मुड़कर देखते रहने की मोहलत देती है, ये तो बस भगाए जाती है उस मंजिल की ओर जो कभी हाथ नहीं आती। बस एक निशान की मानिद जो दूर उछलते पानियों पर किसी डोलती कश्ती का धब्बा सा तो लगता है, हकीकत कभी नहीं बनता। मैं और मुझ जैसे करोड़ों लोग यही कुछ तो करने में लगे हैं, बल्कि यही कुछ ही कर रहे हैं। कभी कभी माजी की तरफ मुड़कर देखते हैं तो यादों की राख कुरेदते कुरेदते कई सुलगती हुई दुखी यादें आंखों में आंसू बनकर तैरने लगती हैं। एक दिन दुबई के हसीन साहिल पर चहलकदमी कर रही थी। पता नहीं कैसे 20 साल पीछे छलांग मारी तो एक सिसकता हुआ चेहरा आंखों में घूमने लगा। ये हमारे गांव की अम्मा फातिमा थी। सारा बचपन उसे यूं ही देखा था, गोरी चिट्टी खूबसूरत नक्शो निगार वाली, मगर दराज कामती के बाइस बुढ़ापे ने उसे कुबड़ा कर दिया था। हमारे घर के सामने जमीन का काफी बड़ा टुकड़ा खाली पड़ा था। ये जमीन अम्मा फातिमा की थी, जिस पर वो अपनी भैंसें बांधती थी। उसके बेटे और शोहर जमींदारा करते थे। खुद वो सारा दिन भैंसों की देखभाल करती, उन्हें चारा डालती, दूध धोती, हवेली की सफाई सुथराई, गोबर इकट्ठा करना, ओपले थापना, बस सारा दिन वो इन्हीं कामों में मसरूफ रहती थी। अल्लाह ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी, जिसको वो बड़े चाव से गांव के स्कूल में पढ़ा रही थी। उसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी, मगर एक बदकिस्मती भी हो गई। अम्मा फातिमा की बेटी साजिदा अचानक बीमार हो गई। उसके गले पर जख्म से बन गए थे। बहुत अरसा लगा उसे ठीक होने में। साजिदा ठीक तो हो गई थी, मगर बीमारी के निशान बाकी थे। वो जानती थी कि शायद इन दागों की वजह से कोई उससे शादी नहीं करेगा। अपनी जगह पर उसका सोचना भी दुरुस्त ही था। जिस समाज में जरा जरा सी बात पर दंगे होते हों, कीड़े निकाले जाते हों, वहाँ एक दागदार चेहरे वाली का क्या मुस्तकबिल है। अम्मा फातिमा की हवेली हमारे घर के गेट के सामने थी। हम उसे आते जाते देखते। छत पर चढ़ जाते तो वो गोबर में खड़ी होती, ओपले थापती, दीवारें भरती रहती। एक बार मैंने उनसे पूछा, अम्मा फातिमा इतनी मेहनत किसके लिए करती हो? वो बोली, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए या सिर्फ साजिदा के लिए? अम्मा फातिमा की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी कुबड़ी कमर को बमुश्किल उठाया, मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में बेतहाशा दुख था, नाकाबिले बयान अजियत थी। पसीने से भरे सफेद बालों को उन्होंने अपनी बूढ़ी उंगलियों से पीछे किया और फिर कहने लगी, बेटा तुम जानती तो हो साजिदा ने मैट्रिक कर लिया है। बाप भाई तो सारा दिन खेतों में ही गुजार देते हैं, लड़की तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है ना। साजिदा आगे पढ़ने की जिद कर रही है अम्मा, तो मेरे पास भेजना उसको। अच्छा बेटा, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, अच्छा ही मशवरा दोगे। मैं घर के अंदर आ गई तो वो फिर अपने ना खत्म होने वाले कामों में लग गई। उसी शाम साजिदा आ गई, गोरी चिट्टी भूरी आंखों और स्याह बालों वाली लड़की, खूबसूरत नाक नक्शा, मुनासिब कदो कामत। अगर गर्दन पर बीमारी के निशान ना होते तो वो एक खूबसूरत सी लड़की होती, मगर अब चांद को गिरहन लगा हुआ था। बाजी साइका, अम्मा बता रही थी कि आपने मुझे बुलाया था। हाँ हाँ आओ बैठो। मैंने घर में काम करने वाले लड़के रहीम को बुलाया, पानी लाओ और बीबी के लिए चाय भी बनाओ। जी बाजी चंगा, वो अदब से कहकर चला गया। साजिदा से काफी सारी इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने पूछा, तुम अब क्या करना चाहती हो साजिदा? बाजी कुछ बनना चाहती हूँ ताकि किसी की मोहताज न रहूं। मेरे दागों ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सारे गुण होने के बावजूद बदसूरत कहलाई जाती हूँ। लोग देखने आते हैं तो रद्द करके चले जाते हैं।
कब तक ये सब सह सकूंगी मैं? एक औरत की इससे ज्यादा तौहीन नहीं हो सकती ना कि उसे रद्द कर दिया जाए, वो भी बगैर किसी वजह के। ये तो है। मैं अफसुर्दा होकर बोली। तो फिर क्या करना चाहती हो साजिदा? साइका बाजी, कभी सोचती हूँ कि कॉलेज में दाखिला ले लूँ, कभी सोचती हूँ कि नर्सिंग कोर्स शुरू कर दूँ। आप बताएं मैं क्या करूं? वैसे मेरा ख्याल है कि नर्सिंग कर लो, तुम मसरूफ हो जाओगी, लोगों की मदद करने से अपने दुख भूल जाओगी। इस तरह हो सकता है तुम्हारे गले के इस लटके हुए गोश्त का भी कोई इलाज मिल सके। और अगर फर्ज करो जिंदगी में साथ देने के लिए कोई ना भी मिल सकेगा तो कम से कम तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन तो रहोगी ना। जी बाजी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर वो चली गई। चंद दिनों के बाद पता चला कि साजिदा गंगाराम अस्पताल में नर्सिंग करने चली गई है। उसे दाखिला भी मिल गया और हॉस्टल में जगह भी मिल गई। मैं भी शादी करवा के पिया देश सुधार गई। वक्त गुजरने लगा। गांव वाले दैन से मिलने तो जाना ही होता था। सामने की हवेली में अम्मा फातिमा भी देखने को मिल जाती। चंद ही सालों में वो बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी। आते जाते उनसे सलाम दुआ हो जाती थी। मैं साजिदा का हाल भी पूछ लेती। उन्होंने बताया कि अब उसने ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली थी, उसी अस्पताल में मुलाजमत भी करने लगी है और वो बहुत खुश और मुतमईन है। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। मैंने दुआ की कि ए अल्लाह इसे खुश ही रखना। कुछ ही अरसे के बाद मेरे शोहर को दुबई एक कंपनी में बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई, फ्लैट भी मिल गया, तो उन्होंने मुझे और बच्चों को दुबई बुला लिया। इन्हीं मसरूफियात में 2 साल गुजर गए। फिर मेरे शोहर ने 2 माह की छुट्टियां ली कि घर वालों से मिलाएं। मैंने लाहौर में कुछ वक्त गुजारा तो फौरन गांव जाने की ख्वाहिश हुई। अम्मी को बता दिया कि मैं आ रही हूँ। गांव वाले भी बेहद खुश थे। इतनी मुद्दत के बाद घर गई थी। गांव पहुंचकर मोहल्ले वालों के हालात पूछे, हमसायों से मुलाकात हुई। अचानक ही मुझे अम्मा फातिमा याद आ गई। मैंने घर वालों से पूछा कि अम्मा फातिमा कैसी हैं, तो जवाबन अम्मी ने एक बहुत भयानक खबर मुझे सुनाई कि अम्मा फातिमा और साजिदा दोनों वफात पा चुकी हैं। मेरा मुंह तो खुले का खुला रह गया। हैरत ने गुंग कर दिया। कितने ही सवाल जुबान पर मचलने लगे। कब, क्यों, कैसे, कहाँ अम्मी? मेरी अम्मी ने बताया कि जब मैं दुबई गई थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। साजिदा अपनी नर्सिंग में मसरूफ थी। फिर अचानक एक दिन इल्म हुआ कि साजिदा अपने घर आई है और बाप भाइयों के साथ शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी। मुद्दा ये था कि साजिदा को किसी डॉक्टर ने पसंद कर लिया था और वो उससे शादी करना चाहता था। साजिदा को और क्या चाहिए था? उसने ये मामला बाप भाइयों के सामने रखा तो वो तो साफ मुकर गए कि लड़का जात बरादरी का नहीं, हम उससे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। कुबड़ी माँ ने बहुत मिन्नत समाजत की कि पहले तो कोई रिश्ता मिलता नहीं था, अब अगर मिल गया है तो रद्द तो ना करो। मगर अचानक देहातीपन की जाहिलाना गैरत जाग उठी। उनका कहना था कि वो सिर्फ नर्सिंग करने गई थी, काम करने गई थी, वहाँ दिल लगाने की इसे कोई इजाजत न थी। बाप ने सख्ती से पाबंदी लगा दी, तुम अब से लाहौर नहीं जाओगी। साजिदा बहुत रोई, तड़पी, मिन्नतें तरले की। उसे जाने की इजाजत मिल गई, मगर किसी और अस्पताल में। यूं जिंदगी फिर से चलने लगी, मगर अब जिंदगी लंगड़ा कर चल रही थी, दुख के रास्तों पर घसीटते हुए चल रही थी। साजिदा अपने टूटे हुए दिल के साथ मसरूफ रहने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर से राब्ता बेशक खत्म हो गया था, मगर दिल से तो वो नहीं निकल सका था। साजिदा को अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही करना था। वो बालिग थी, बरसरे रोजगार थी, जिंदगी उसे गुजारनी थी। उसने डॉक्टर खावर से बात की। यूं दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ अरसा तो ये बात छुपी रही, मगर कब तक छुपी रहती? भाइयों को पता चला तो वो कुछ अरसा चुप रहे, मगर अंदर ही अंदर पेचोताप खाते हुए सोच रहे थे कि क्या करें। गांव में बात फैल गई तो बेइज्जत हो जाएंगे। फिर उन्होंने चाल चली, वही एक मकरूसी धोखेबाजी। अपनी बहन को बुलाया कि तुम शादीशुदा हो गई हो, अपना हक ले जाओ। बहन सब कुछ भूल कर फिर से धोखे में आ गई। वो घर आई, बाप भाइयों के तेवर बदले देखे तो डर गई, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। क्या हो सकता था? उसने हर मुमकिन निकल भागने की कोशिश की, मगर कोशिश बेसूद थी। भाइयों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर रात को बिजली के झटके देकर उसे मार डाला। इतनी अजियत तो सारी जिंदगी न सही थी जितनी उस बेचारी ने एक रात में सही। ये कैसा अंजाम था,
یہ کیسی غیرت تھی، یہ کیسی محبت اور انسانیت تھی۔ زندگی دینا کتنا مشکل تھا اور جان لینا کتنا آسان۔ یہ کیسا قانون تھا کہ باپ بھائی خود انصاف دینے بیٹھ گئے۔ کیا عورت اتنی بے وقت چیز ہے جو مرضی چاہے جیسے مرضی سلوک کیا جائے؟ ساجدہ کا اتنا بھیانک انجام دیکھ کر بوڑھی، بیمار اور کبڑی ماں بھی وہیں گر کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوہری مصیبت تھی۔ محلے والوں کو بتایا گیا کہ ساجدہ نے خودکشی کر لی ہے تو ماں اس کے غم میں مر گئی۔ اگلے دن دونوں کو جلدی جلدی دفنایا گیا۔ غسل دینے والی عورتوں نے دیکھا تھا کہ ساجدہ کے جسم پر بے انتہا تشدد کے نشانات تھے۔ بات گاؤں میں پھیلی تو ضرور مگر باہر نہیں نکلی۔ ساجدہ کے شوہر ڈاکٹر صاحب کو بہت ڈرا دھمکا دیا گیا اور پھر اس کو خاموش رہنا پڑا کیونکہ اسے بھی جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پھر پولیس تک یہ بات جانے ہی نہیں دی گئی کہ کوئی کارروائی ہوتی۔ یہ دیدہ دلیری تو انہوں نے کر لی، غیرت کا بدلہ بھی لے لیا، مگر اب اس گھر میں الو بولتے ہیں، وحشت رقص کرتی ہے، موت دبے پاؤں پھرتی ہے، دیواروں میں نوحے بھرے ہیں، آہیں اور کراہیں ہیں، لوگ حتیٰ کہ ہمسائے بھی ان کے گھر نہیں جاتے۔ ایک عجیب سا سونا پن ہے وہاں۔ ساجدہ کا باپ بوڑھا اور بیمار ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دونوں بھائی سارا دن چھاتی چوڑی کر کے گھومتے اور لوگوں پر دہشت بٹھاتے ہیں۔ امی نے ان کی ساری داستان مجھے سنائی تو مجھے بے انتہا دکھ ہوا۔ میں اپنے غم کو سوائے ماں کے کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھنٹوں سوچتی رہتی ہوں کہ اتنے امتیازی رویے کیوں ہیں ہمارے ملک میں۔ سینکڑوں داستانیں ایسی ہیں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی۔ ہم انسان صرف ان کے بارے میں سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ ہر بندہ منصف بنا پھرتا ہے، ہر شخص کے پاس جج ہونے کے اختیارات ہیں۔ وہ خود وکیل، خود گواہ اور بعض دفعہ تو جلاد بھی خود ہی بن جاتا ہے کہ کبھی تیزاب سے، کبھی آگ سے، کبھی گولی سے، کبھی پانی سے، کبھی رسی سے، کسی بھی طریقے سے، چھری، چاقو، ٹوکا، کلہاڑی، جو ہتھیار میسر ہو اسی سے اس کمزور مخلوق کو نشانہ بناتا ہے، بے بس عورت کو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ ساحل پر چلتے یہ باتیں یاد کرتے میرے منہ سے بس یہی نکلا، ساجدہ، اللہ تمہارا وہ جہان اچھا کرے جو خوشیاں تمہیں اس دنیا میں نہیں مل سکیں، اللہ تمہیں جنت عطا کر کے وہاں دے۔ شاید اس ملک میں کبھی امتیازی قوانین ختم ہو سکیں، کوئی ایسا قانون تو بنے جو عورتوں کو تحفظ دے سکے، کاش ایسا ممکن ہو سکے۔